आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। तो सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। शनिवार को गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया था। वहीं आज रविवार को भी सीएम कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले मठ में पूजा अर्चना की, इसके बाद उन्होंने जनता दरबार लगाया। इस दौरान जनता दरबार में फरियादियों की भारी भीड़ भी देखने को मिली। सीएम ने सभी की समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को निस्तारण के आदेश दिए। साथ ही सीएम ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत भी की। इसके अलावा मोतीराम अड्डा में बने विशाल वेयर हाउस का आज वो उद्घाटन भी करेंगे। ये वेयर हाउस करीब 1.23 लाख वर्ग फुट में बनाया गया है। वेयर हाउस की परियोजना में 23 करोड़ का निवेश हुआ है। इस परियोजना से करीब 1000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। वेयर हाउस का निर्माण मेसर्स के द्वारा कराया गया है। तो मेसर्स एसोसिएट्स के द्वारा इस वेयर हाउस का निर्माण कराया गया है, जिसका आज उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे। तो अपने 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिन की शुरुआत पूजा अर्चना के साथ की, जिसके बाद हर बार की तरह सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज एक बार फिर से गोरखपुर में जनता दरबार लगाया, जनता की फरियाद को सुना। इसके बाद अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही सीएम ने आज गोरखपुर के गोरक्षनाथ मंदिर से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत झंडा लगाने के साथ की है। तो गोरखपुर में आज बड़े वेयर हाउस का उद्घाटन भी सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे। दरअसल 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे का आज दूसरा दिन है। इस दौरान सीएम योगी ने जहां आज हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है, इसके साथ ही सीएम आज वेयर हाउस का उद्घाटन भी करते हुए नजर आएंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी सुहानी लाइव हमारे साथ जुड़ चुकी है। सुहानी, देखिए, अपने 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी के दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां आज उन्होंने सुबह हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है। इसके साथ ही आज और कौन कौन से कार्यक्रम है जहां सीएम आज शिरकत करेंगे? जी मुस्कान, आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो है 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर गए हैं और हमेशा वो 2 दिवसीय दौरे पर जाते रहते हैं। वहाँ की जो जनता है उनकी फरियाद सुनने के लिए पूरी तरह से और हर बार जनता दरबार लगाते हैं, उनकी समस्याओं का निदान भी करते हैं। वहीं फिर से योगी आदित्यनाथ जो है गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर गए हैं। सबसे पहले वो कल पूजा पाठ किया और उसके बाद वो जनता दरबार लगाया। उस जनता दरबार लगा के वहाँ के जितनी भी फरियादियों का समस्या था उसको सुने और अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि जल्द से जल्द इस पर निपटारा किया जाए। वहीं आज की बात की जाए मुस्कान, तो आज योगी आदित्यनाथ जो है पूजा अर्चना करेंगे। वहीं उसके साथ ही साथ वो मोतीराम का जो भव्य मठ है बनाया गया वेयर हाउस, उसका आज शिलान्यास करने के लिए पूरी तरह से आज तैयार है। वहीं आपको बता दें कल भी कई ऐसे परियोजनाओं का शिलान्यास भी किए, लेकिन कहीं ना कहीं इस मठ की बात, इस जो वेयर हाउस जो है उसका बात करें तो ये आपको बता दें 1.23 लाख लगा के इसका कहीं ना कहीं ये वर्ग फुट में है और 30 करोड़ इसकी लागत लगी हुई है। वही बात करें मुस्कान, इसमें तो 1000 से अधिक लोगों को रोजगार मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं ये वेयर हाउस जो है लोगों के रोजगार के लिए एक अलग कदम है, एक उठ रहा है। और जो योगी आदित्यनाथ है वो जब भी जाते हैं गोरखपुर कहीं ना कहीं परियोजनाएं का शिलान्यास करते हैं और लोगों को आपको बता दें व्यवसाय के लिए एक से एक अधिक उनको उपहार के रूप में देते हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ जब भी गोरखपुर जाते हैं वहाँ के लोगों की जो भी समस्याएं होती है उसे जल्द से जल्द निस्तारण करते हैं। ठीक है, देखिए सुहानी, अभी आपने लगातार जिक्र किया कि वेयर हाउस के उद्घाटन से जो युवा है, जो लोग हैं, उनको रोजगार तो मिलेगा ही। इसके साथ ही इस वेयर हाउस के और कौन कौन से लाभ है जो वहां की जनता को मिलते हुए नजर आएंगे आगामी कुछ दिनों में? जी मुस्कान जी से बता दें कि अब जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जाते हैं और वहाँ पे जिस तरह से वेयर हाउस का निर्माण करें 1000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं तमाम जो योगी आदित्यनाथ ने वहाँ पे जो परियोजनाएं देते हैं और युवाओं को रोजगार देने के लिए भी अग्रसित करते हैं। जिस तरह से कल अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस था और योगी आदित्यनाथ ने उन्हें मोटिव भी किया, कहा कि युवाओं को नशे की तरह नहीं अपने रोजगार की तरफ बढ़ना चाहिए, अपने जीवन को सुधारना चाहिए। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ हमेशा युवाओं को प्रेरित करते हैं, उनको जीवन को बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। वही बात की जाए जिस तरह से 15 अगस्त आने वाला है और प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर कहा कि हर घर तिरंगा का अभियान शुरू किया जाए और अपना फोटो, अपना सेल्फी लेके साइड पर लगाए। तो इस तरह से योगी आदित्यनाथ ने आज वहां से हर घर तिरंगा का अभियान का भी शुरुआत की है। जिस तरह से कहा गया है कि 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान लगाया जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो देश के लिए, जनता के लिए जो संदेश है हमारे भारत के देश के लिए कहीं ना कहीं गर्वान्वित है, क्योंकि साफ तौर पर कहा जा रहा है कि हर घर तिरंगा
अभियान अपने देश को, अपने जो लोग हमारे लिए बलिदान दिए हैं उनको इस तरह से एक सलामी देना, ये उनके लिए एक श्रद्धांजलि कहीं ना कहीं बहुत अच्छा ये संदेश है। तो इस तरह से ठीक है, देखिए सुहानी, आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत तो कर ही दी है, क्योंकि अब 15 अगस्त काफी नजदीक है। ऐसे में और कौन कौन से कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी 15 अगस्त से पहले करती हुई नजर आएगी? जी बता दें आपको मुस्कान की, जिस तरह से अब 2024 चुनाव आ रहा है और बीजेपी जो है लगातार अलग अलग रणनीतियों के साथ जो उतर रही है, और 15 अगस्त की बात करें तो हर घर तिरंगा से लेकर मेरी माटी मेरा देश, इस तरह से भी एक अभियान निकाली है। वहीं कई ऐसी और भी अभियान निकाली है, मिस कॉल से लेकर कि मिस कॉल देने के लिए स्कूल से लेकर कॉलेजों तक ये संदेश पहुँचाना चाहती है कि किस तरह से जो देश है हमारा अग्रसित हो रहा है, अर्थव्यवस्था में बढ़ रहा है। और वहीं 2024 की बात करें तो उस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर जो बीजेपी पूरी तरह से तैयार है, और टिफिन चर्चा से लेकर चाय चर्चा, ऐसे तमाम जो है अभियान के साथ बीजेपी उतर रही है मैदान पर। तो कहीं ना कहीं इस बार 2024 भी बहुत बीजेपी के लिए जो है कठिन हो सकता है, क्योंकि जो विपक्ष है वो भी अपनी अलग अलग पार्टियों से लेकर। ठीक है, धन्यवाद सुहानी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर है। 2 दिवसीय दौरे के दौरान सीएम ने बीते दिनों कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया है, तो वहीं आज एक बड़े वेयर हाउस का उद्घाटन भी सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी देश के विभाजन के दर्द को याद करते हुए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाएगी। पार्टी पूरे देश में इस मौके पर कार्यक्रम करेगी। वहीं 14 अगस्त को एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। इस मौके पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई जाएगी। इसके अलावा जेपी नड्डा कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। साथ ही जंतर मंतर से कनॉट प्लेस तक मार्च भी निकाला जाएगा। तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को मनाती हुई नजर आएगी। 14 अगस्त को एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भारतीय जनता पार्टी मनाती हुई नजर आएगी। क्या कुछ कार्यक्रम इस मौके पर किए जाएंगे? देखिए, अगर बात की जाए तो विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी मनाएगी। और इस दिन जिस तरीके से हम जानते हैं कि 14 अगस्त 1947 को बात करें तो देश का विभाजन हुआ था। 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ था और 14 अगस्त की रात में ये झंडा फहराया गया था। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे। और 14 अगस्त को पाकिस्तान अपनी स्वतंत्रता दिवस मनाता है, 15 अगस्त को भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो 14 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी इसे विभाजन दिवस के रूप में मना रही है। उन तमाम बलिदानों को याद करेगी जो देश के विभाजन के दौरान जो लोग साथ छोड़कर चले गए थे। इसका उद्देश्य है सामाजिक सद्भाव, मानव सशक्तिकरण और एकता को बढ़ावा देना है। ठीक है, देखिए विवेक, भारतीय जनता पार्टी तमाम कई ऐसे मौके आते हैं जब कार्यक्रमों का आयोजन करती है, तो क्या ये सारे कार्यक्रम हर एक प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे या फिर इसका खासा प्रभाव दिल्ली में ही देखने को मिलेगा? देखिए, अब बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाएगी। इस दौरान पार्टी पूरे देश में इस मौके में कार्यक्रम भी प्रस्तुत करेगी। 14 अगस्त को एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ कई केंद्रीय मंत्री जो है इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इस दौरान एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी दिखाई जाएगी। इस मौके पर तमाम लोग उनके साथ मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। जेपी नड्डा इसका शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा जेपी नड्डा कार्यक्रम के माध्यम से संबोधन भी करेंगे। साथ ही जंतर मंतर से कनॉट प्लेस तक एक मार्च भी निकाला जाएगा। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी अलग अलग जगहों पे ये कार्यक्रम मनाएगी और उन लोगों को याद भी करेगी। 14 अगस्त की तारीख है, एमडीएमसी सेंटर में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में सामाजिक सद्भाव का एक
संदेश जो है भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को देगी। मुस्कान, ठीक है, देखिए विवेक, अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाएगी, एक मार्च भी निकाला जाएगा, तो क्या यूपी में भी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से मनाती हुई नजर आएगी? क्या यूपी में भी मार्च निकाला जाएगा? क्या यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट्री प्रसारित की जाएगी? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो डॉक्यूमेंट्री का प्रसारण जो है वो दिल्ली में होगा। जेपी नड्डा इसकी शुरुआत करेंगे और पिछली बार जिस तरीके से देखा जाए, पिछली बार भी ये विभाजन दिवस मनाया गया था, एक मौन मार्च निकाला गया था ताकि उन लोगों को याद किया जा सके। साथ ही साथ सामाजिक सद्भाव की प्रेरणा से एक संदेश जाएगा। तमाम ऐसे लोग उपस्थित होंगे, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े पदाधिकारी तक इस मौके पर उपस्थित रहेंगे। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के कई राज्यों में ये दिवस मनाया जाएगा। साथ ही मार्च भी निकाला जाएगा ताकि लोगों को एक साथ जुड़ने की प्रेरणा मिल सके और आज़ादी किस तरीके से मिली है, आज़ादी के पीछे किसका योगदान है, कितने संघर्ष हुए हैं इस आज़ादी के लिए, इस बात को एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के तहत जो है दिखाया जाएगा और ये एमडीएमसी सेंटर दिल्ली में ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रदर्शित की जाएगी। मुस्कान, ठीक है, देखिए विवेक, आप लगातार जिक्र कर रहे हैं कि ये दिवस कहीं ना कहीं जो हमारे सेनानी हैं उनके संघर्षों के बारे में लोगों को बताने का प्रयास करेगा, लेकिन जो बीते साल का स्मृति दिवस था और इस साल का जो होगा दिवस, इन दोनों में क्या कुछ अंतर देखने को मिलेगा? बीते सालों से इस साल का ये जो स्मृति दिवस है ये कितना अलग होगा? देखिए, अगर बात की जाए चाहे बीते साल की या फिर 2 साल पहले की या फिर आज की, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य वह है, एक ही उद्देश्य है कि उन तमाम लोगों की कुर्बानियों को याद किया जाए और खासतौर पर जिस प्रकार से विभाजन रूपरेखा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में दी गई थी, राजनीतिक सीमाओं के परिवर्तन के विशेष रूप से उस समय ब्रिटिश सरकार ने भारत के 2 प्रांतों बंगाल और पंजाब का विभाजन किया था और किसी देश के टुकड़े को अलग कर देना किस प्रकार से खलता है पूरे देश को, इसके माध्यम से ये लोगों को डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से दिखाया जाएगा। अगर देश का कोई एक हिस्सा है उससे विभाजन हो रहा है, उसको लकीरों के माध्यम से अलग कर दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उस देश की अस्मिता की भी बात आती है। उन तमाम मुद्दों का जिक्र इस डॉक्यूमेंट्री में होगा और उन तमाम मुद्दों को जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है अपने संबोधन में भी करेंगे और खास तौर पर ये ठीक है, धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ 41 जिलों में प्राथमिकी दर्ज कराए जाने के मामले में राज्य की भारतीय जनता पार्टी इकाई के चीफ विष्णुदत्त शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये मसला गंभीर है। इतना बड़ा राष्ट्रीय दल झूठी चिट्ठी के आधार पर आरोप लगाता है। बता दें कि प्रियंका ने एक ट्वीट किया था जिसमें दावा किया गया था कि 50% कमीशन लिया जा रहा है। हालांकि बीजेपी ने इससे साफ तौर पर इनकार किया था। बीजेपी के विधि प्रकोष्ठ ने न सिर्फ प्रियंका बल्कि कमलनाथ, अरुण यादव समेत कई नेताओं पर 31 जिलों में एफआईआर दर्ज कराई थी। तो प्रियंका गांधी के ट्वीट पर अब बवाल मचा हुआ है। 41 जिलों में एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ ही कांग्रेस के कई नेताओं के खिलाफ 41 जिले ऐसे हैं जहां पर एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया था। इस मामले पर अब राजनीति एक बार फिर से गर्म हो चुकी है। विभांशु इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विभांशु, चुनावी माहौल जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही है, कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है तो कहीं अब एफआईआर भी देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश में जो 41 जिलों में विभांशु एफआईआर प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ ही तमाम कई नेताओं पर दर्ज की गई है, ये क्या कुछ था पूरा मसला? मुस्कान, अगर बात की जाए तो प्रियंका गांधी की तरफ से एक ट्वीट किया जाता है कल, जिसमें साफ तौर से मध्य प्रदेश के अंदर में ठेकेदार संगठनों का द्वारा एक जबलपुर के अंदर में पेपर की कटिंग शेयर की जाती है। इसमें साफ तौर से इंगित रहता है
कि जो भी ठेकेदार तमाम प्रदेश के कार्यों में कार्य कर रहे हैं, प्रदेश के विकास कार्यों में कहीं ना कहीं भागीदारी दे रहे हैं, और वो अपने कार्यों को करने के बाद से भुगतान पाने के लिए कहीं ना कहीं विभाग को 50% जो उनका पेमेंट होता है उसका 50% कहीं ना कहीं देते हैं, जिसके बाद उनकी चेक क्लियर होते हैं। जिसके बाद आपको बताएं कि अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता इस आरोप को कहीं ना कहीं निराधार बताते हुए तमाम तरह के आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगा रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो मुस्कान प्रियंका गांधी अपने ट्वीट के माध्यम से इस बात को कहते हुए नजर आ रही हैं कि कर्नाटक में 40% कहीं ना कहीं ठेकेदार अपने भुगतान पाने के लिए कमीशन देते थे, और कर्नाटक से अंदर से कहीं ना कहीं बीजेपी की विदाई हो गई है और मध्य प्रदेश में 50% दे रहे हैं, तो वहां से भी विदाई तय है। जिसके बाद से अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के अंदर में अलग अलग जिलों में 41 जगहों पर कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कमलनाथ के ऊपर एफआईआर कराने का कार्य कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया है कि जो ठेकेदार संघ है वो अपने कहीं ना कहीं एक शिकायत किया है जबलपुर के हाई कोर्ट में, इसमें साफ तौर से इस बात को इंगित कर रहा है कि अपने कार्यों के होने के बाद जब पेमेंट होने की बारी आती है तो 50% कमीशन देने के बाद से ही उनका भुगतान होता है। अब इसको लेकर कहीं ना कहीं देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सियासी घमासान तेज हो चुका है और कांग्रेस और कहीं ना कहीं बीजेपी आमने सामने आरोप और प्रत्यारोप करते हुए नजर आ रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता जिलों में प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ ही कमलनाथ समेत कई ऐसे नेता हैं जिन पर एफआईआर दर्ज की गई है। क्या ये एफआईआर कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है क्या मध्य प्रदेश में? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मुस्कान तो कहीं ना कहीं देखें तो मध्य प्रदेश के अंदर में चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल के दौरान तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आम जनमानस को, जो मध्य प्रदेश की जनता है, वो कितना इसको लेकर सीरियस लेती है और कैसा असर आता है वो नतीजों के बाद साफ होगा। मगर कांग्रेस पार्टी जहां एक तरफ आरोप लगा रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी इन आरोपों को निराधार बताते हुए इस बात को कह रही है कि कांग्रेस पार्टी झूठी एवं भ्रम फैलाने वाली खबरों को कहीं ना कहीं जनता के बीच प्रसारित कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 41 जगह पर एफआईआर हुई है। अब इस एफआईआरों के आधार पर आगे क्या रुख होता है वो वक्त बताएगा। मुस्कान, बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हरियाणा के पलवल में महापंचायत शुरू हो चुकी है। हरियाणा के पलवल में महापंचायत की शुरुआत हो चुकी है। नो हिंसा के बाद ये महापंचायत हरियाणा के पलवल में हो रही है और नो हिंसा के बाद इस महापंचायत का आयोजन किया गया है। महापंचायत स्थल पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली है। तो हरियाणा के पलवल में जो महापंचायत है वो शुरू हो चुकी है। हरियाणा के पलवल में इस महापंचायत की शुरुआत हो चुकी है। साथ ही आपको बता दें कि नो हिंसा के बाद अब इस महापंचायत का आज आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। तो वही महापंचायत स्थल पर कड़ी सुरक्षा के भी इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। तो नू पलवल में सर्वजातीय हिंदू महापंचायत के लिए आज पुलिस प्रशासन दुरुस्त नजर आए हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो हरियाणा में नो हिंसा के बाद पलवल में सर्वजातीय हिंदू महापंचायत की शुरुआत आज हो चुकी है। इससे पहले नू में किया जाना था, लेकिन प्रशासन ने कर्फ्यू और माहौल को देखते हुए परमिशन नहीं दी। तो आज पलवल में जिस महापंचायत का आयोजन होना है, दरअसल इससे पहले नू को चिन्हित किया गया था, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन ने इस महापंचायत को मंजूरी नहीं दी, जिसके बाद पलवल की न्यू पलवल रोड पर पोंडरी गांव में ये महापंचायत हो रही है। इस महापंचायत में 28 अगस्त को नू में ब्रजमंडल यात्रा को लेकर फैसला भी लिया जाएगा। तो 28 अगस्त को नू में ब्रजमंडल यात्रा को लेकर फैसला भी लिया जाएगा। विभांशु इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, हरियाणा के पलवल में एक महापंचायत शुरू हो चुकी है। इस महापंचायत के अंदर कौन कौन मौजूद है और आगे की क्या रणनीति बनाई जाएगी इस महापंचायत में?
जी बिल्कुल, आपको बता दें कि नूह में हुई हिंसा के बाद से कहीं ना कहीं देश भर में कई निगाहें बनी हुई हैं। वहीं नूह हिंसा में शांति व्यवस्था बहाली को लेकर लगातार अगर बात की जाए तो हरियाणा की गवर्नमेंट लगातार काम कर रही है और लोगों के बीच कहीं ना कहीं पीस कमेटी की बैठक के माध्यम से आपसी सौहार्द को बनाने का काम कर रही है। उसी दरमियान अगर बात की जाए तो हरियाणा के अंदर में आज एक बड़ी महापंचायत है। इस महापंचायत के अंदर में अगर बात की जाए तो अलग अलग खाप पंचायतों के लोग और साथ ही साथ अलग अलग समाज के लोग एकत्रित हुए हैं और आगे की रणनीति पर कहीं ना कहीं चर्चा कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि विधानसभा चुनाव है हरियाणा में और नूह हिंसा को लेकर तमाम विपक्षी दल कहीं ना कहीं हरियाणा की खट्टर सरकार पर हमलावर रहे हैं। अब इस महापंचायत की शुरुआत हुई है, किस तरह का अगर बात की जाए तो किस तरह के फैसले होते हैं और क्या इसमें तय किया जाता है आगे की रणनीति, वो पंचायत खत्म होने के बाद साफ होगा। मुस्कान, ठीक है, लेकिन देखिए विभांशु, जब नूह हिंसा हुई तो कहीं ना कहीं वो प्रशासन के साथ ही खुफिया तंत्र का बड़ा फेल्योर माना गया था। आज ये एक बड़ी सर्व जातीय महापंचायत हो रही है, इसके मद्देनजर सुरक्षा के इंतजाम कैसे देखने को मिल रहे हैं? जी, साफ तौर से अगर बात की जाए तो नूह में हुई हिंसा के बाद से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल जवाब किए गए थे। अगर बात की जाए तो उस क्षेत्र के उस जिले के एसपी पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा हुआ था। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की बड़ी विफलता बताई गई थी, यानी कि एलआईयू पूरी तरह से मौके को स्थिति को काबू न कर पाई थी। इसको लेकर कहीं ना कहीं हरियाणा पुलिस की किरकिरी भी हुई थी। अगर बात की जाए तो आज सब समाज की इस महापंचायत के अंदर में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और हर एक पहलुओं पर कहीं ना कहीं हरियाणा की पुलिस नजर बनाए हुए है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, आज सर्व जातीय महापंचायत का आयोजन पलवल में किया गया है, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, साथ ही जो पंचायत स्थल है वहां पर भी पुलिस का कड़ा पहरा देखने को मिल रहा है। उमेश पाल की हत्या में फरार चल रहा 5 लाख का इनामी शूटर मोहम्मद साबिर को भी अब भगौड़ा घोषित कर दिया गया है। अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन और बमबाज गुड्डू मुस्लिम पहले से ही भगौड़े घोषित कर दिए गए हैं। तो वहीं शनिवार की शाम मड़ियाडीह स्थित साबिर के घर पर धूमनगंज पुलिस ने कुर्की का नोटिस चस्पा किया है। अतीक गैंग के शूटर साबिर के मोहल्ले में पुलिस ने डुगडुगी पिटवा कर मुनादी भी कराई। वहीं इंस्पेक्टर धूमनगंज राजेश मौर्य ने कहा कि उमेश पाल हत्याकांड में साबिर 5 लाख का इनामी है, उसको पनाह देने वालों को भी सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। यानी कि अगर किसी ने साबिर को पनाह दी है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और उनको सजा भी हो सकती है। तो 5 लाख का इनामी है साबिर, जिसके घर पर अब कुर्की का नोटिस चस्पा कर दिया है। साथ ही अब साबिर को भगौड़ा घोषित कर दिया गया है। प्रयागराज से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पवन पटेल हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, देखिए, इस पूरे मसले को लेकर अगर हम बात करें तो सिर्फ कुर्की का नोटिस चस्पा किया जा रहा है, भगौड़ा घोषित किया जा रहा है, लेकिन क्या गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है वो क्या कर रही है? क्योंकि अभी जो मुख्य आरोपी है, चाहे शाइस्ता चाहे गुड्डू मुस्लिम, ये अभी पुलिस की गिरफ्त से बहुत दूर हैं। जी बिल्कुल मुस्कान, अगर हम पूरे घटना की बात कर रहे हैं तो 24 फरवरी को जब जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया जाता है, पूरे घटना के दौरान तमाम जो नाम सामने आते हैं उसमें ये साबिर भी है, वो भी मुख्य रूप से सामने आया। क्योंकि अगर हम बीते 24 फरवरी के उस घटना को देखें और तमाम जो सीसीटीवी फुटेज है, तमाम जो वीडियो वायरल आए थे, उसमें साफ तौर पर देखा गया था कि जो साबिर है उसने उमेश पाल तथा 2 जो सरकारी अन्य गनर है उनको अपने राइफल से ये साबिर गोली चलाते हुए देखा गया था। हालांकि बीती कल देर रात को धूमनगंज पुलिस द्वारा मड़ियाडीह स्थित उसके मकान पर धारा 82 के तहत नोटिस छपा कर उसको भगौड़ा घोषित किया गया है। लेकिन जो अभी तक आपने जो सबसे बड़ा सवाल किया कि आखिर इतने बड़े घटनाक्रम में जो अभी तक मुख्य आरोपी है वो लगातार पुलिस की पकड़ से दूर है, तो निश्चित बात रूप से ये जो तस्वीर है वो साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये पुलिस की एक नाकामी कही जा सकती है कि इतने बड़े घटना के बाद भी लगातार, चाहे वो साबिर की बात की जाए, चाहे गुड्डू बमबाज की बात की जाए और चाहे शाइस्ता परवीन की बात की जाए, हालांकि इन तीनों को पुलिस द्वारा भगौड़ा घोषित किया गया है, इनके घरों पर नोटिस छपा की गई है। लेकिन अगर गिरफ्तारी की बात की जाए तो ये तीनों आरोपी अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। हालांकि पुलिस के आला अधिकारी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जल्द ही इनकी गिरफ्तारी की जा सकती है, लेकिन
प्रयागराज सहित तमाम अन्य प्रदेशों में इनकी गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। पवन, लेकिन देखिए मुनादी की बात कही जा रही है, कुर्की का नोटिस चस्पा किया जा रहा है, लेकिन क्या पुलिस का खुफिया तंत्र अब इतना कमजोर हो गया है कि वो शाइस्ता को गिरफ्तार नहीं कर पा रहा है, वो गुड्डू मुस्लिम का पता नहीं लगा पा रहा है क्या? जी बिल्कुल, अगर हम पूरे घटना पे अगर नजर डालें, अगर उसको बारीकी से देखा जाए तो साफ तौर पर इस पे कहीं ना कहीं पुलिस की जो खुफिया तंत्र है उसकी कमी साफ तौर पर देखने को मिली, क्योंकि इतने बड़े घटनाक्रम के बाद तमाम वो वीडियो सामने आए, तमाम वो तस्वीरें सामने आई, जब गुड्डू बमबाज, शाबिर, शाइस्ता परवीन का इस घटना में शामिल होना, तमाम ऐसी चीजें हम सब ने देखी, पूरे प्रदेश ने देखी। अगर इस पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं पुलिस का खुफिया तंत्र इस पे जो है वो फेल नजर आया है, क्योंकि इस घटना के बाद से तमाम ऐसे जो आरोपी है वो अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। हालांकि पुलिस इनके घरों पर नोटिस चस्पा कर रही है और पीडीए की तरफ से घर को ध्वस्त किया जा रहा है, तमाम मुनादी कराई जा रही है, तमाम वो जो प्रक्रियाएं है पुलिस की वो की जा रही है, लेकिन इस पूरे घटना के जो मुख्य आरोपी है वो अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। हालांकि इनके घरों पर जो नोटिस चस्पा की गई है धारा 82 के तहत, यह कहा जा रहा है कि अगर कुछ दिनों में ये इन्होंने पुलिस के सामने सरेंडर नहीं किया तो धारा 83 के तहत इनके घरों पर कुर्की की कार्यवाही की जाएगी। हालांकि बीती कल देर रात को जब शाबिर के मरियाडीह स्थित घर पर पुलिस द्वारा मुनादी कराकर धारा 82 के तहत नोटिस चस्पा की गई है, उस समय थाना थूमनगंज के जो प्रभारी है राजेश मौर्य, उनके द्वारा साफ तौर पे लोगों से यह कहा गया कि साबिर को अगर किसी ने पनाह दी या इस पूरे घटना में शामिल जो भी आरोपी है उनको किसी ने पनाह दी तो उनके ऊपर भी इसी तरीके की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि अगर हम पूरे घटना की बात करें तो कहीं ना कहीं इन आरोपियों को लेकर पुलिस के हाथ पूरी तरीके से खाली है। हालांकि पुलिस के आला अधिकारी इस पर साफ तौर पर उनका कहना है कि जल्द ही इन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन अब जिस तरीके से तस्वीरें हैं, अगर हम बीते दिनों की बात करें तो फरवरी से अभी तक का जो समय है, इतना लंबा दौर गुजर जाने के बाद भी पुलिस के हाथ पूरी तरीके से खाली नजर आ रहे हैं। जी मुस्कान। बिल्कुल, देखिए पवन, अब यहाँ पर एक सवाल और अहम हो जाता है कि देखिए लगातार पुलिस कह रही है कि हम जल्द से जल्द गिरफ्तारी करेंगे, जल्द से जल्द हम इन सभी को गिरफ्तार करके आगे की पूछताछ करेंगे, लेकिन अब देखिए अतीक और अशरफ के वकील को पुलिस ने रिमांड पर लिया था और जाहिर सी बात है पूछताछ भी की होगी, क्योंकि जो काला चिट्ठा था वो कहीं ना कहीं वकील जानता होगा। तो क्या वकील को भी नहीं पता है कि शाइस्ता कहाँ है, गुड्डू मुस्लिम कहाँ है? हालांकि बिल्कुल देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण इस पूरे घटना में जो सबसे महत्वपूर्ण अभी तक बात सामने आई वो यही थी कि विजय मिश्रा की गिरफ्तारी। हालांकि ये अटकलें लगाई जा रही थी कि विजय मिश्रा के गिरफ्तारी के बाद पुलिस उनको रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी और अतीक के जितने काले चिट्ठे हैं, अतीक का जितना तमाम तरह की जो कुछ संपत्ति है, अवैध संपत्ति है, उसके बारे में पुलिस जांच पड़ताल करेगी, उसको कहीं न कहीं विजय मिश्रा से पूछताछ कर उसको सामने लाएगी तथा इस पूरे घटना के दौरान शाइस्ता परवीन, गुड्डू मुस्लिम के बारे में उनसे जानकारी जुटाएगी, उनको गिरफ्तार करेगी। लेकिन अगर हम विजय मिश्रा की गिरफ्तारी को अगर हम ध्यान दें, पूरा गौर से देखें तो निश्चित रूप से इस पूरे घटना के दौरान और विजय मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद भी लगातार पुलिस जो है वो अभी तक खाली हाथ नजर आ रही है। हालांकि जिस तरीके से तस्वीर है, जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, ये कहा जा रहा है कि जल्द ये आरोपी पुलिस की पकड़ में होंगे, लेकिन अब किस तरह से पकड़ में होंगे और किस तरीके से कार्रवाई होगी या किस तरीके से पुलिस इन अपराधियों को पकड़ने के लिए कार्य योजना बना रही है, निश्चित रूप से जो आने वाला समय है वो महत्वपूर्ण होगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद पवन इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।